Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is obstetric MCQs. तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 2 फीटल डेवलपमेंट के हवाले से। ओके, ठीक हो गया। एक प्राइमरी ग्रेविडा है जिसको प्री इक्लेम्शिया है और उसके फीटस में IUGR डेवलप हो गया, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। ओके, सही हो गया। तो बार्कर हाइपोथेसिस में इस फीटस में कौन सी कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकती, सारी की सारी होगी, कौन सी नहीं हो सकती? तो बेस्ट ऑप्शन इज हाइपरथायरॉयडिज्म। बार्कर हाइपोथेसिस ये कहता है कि जब फीटल ग्रोथ रिड्यूस होगी तो उसके साथ ना, ओके ठीक हो गया, दूसरी क्रॉनिक कंडीशंस आना शुरू हो जाएगी जिसकी वजह से बंदे का सर्वाइवल ख़त्म हो जाएगा, जिसमें क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ और स्ट्रोक होती है। IUGR वाले पेशेंट में क्रॉनिक डिजीज़ डेवलप हो सकती है लेकिन हाइपरथायरॉयडिज्म डेवलप नहीं हो सकता। ओके, इसको बोलते हैं बार्कर हाइपोथेसिस। ओके, फीटल सर्कुलेशन के हवाले से, ओके, विच आर हाउ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम ऑक्सीजन कंटेंट। मैक्सिमम ऑक्सीजन कंटेंट होता है डक्टस विनोसस में। ओके, ठीक हो गया। ओके, ठीक है। अगर अम्बलाइकल वेन होता तो ऑप्शन वही होता, लेकिन डक्टस विनोसिस यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है। अम्बलाइकल कॉर्ड में 2 आर्टरीज और एक वेन आपको देखने को मिलती है। उसके साथ वार्टोन जेली भी होती है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। बीटा एसिजी के बारे में क्या बात, ठीक है। ओके, तो बीटा एसिजी क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो कि ट्रोफोब्लास्ट से प्रोड्यूस होता है, मेनली सिंसिटी और ट्रोफोब्लास्ट से प्रोड्यूस होता है। इसका जो अल्फा सब यूनिट है ये FSH, LH और TSH को रिजेंबल करता होता है। क्लियर, सही हो गया। और इसका जो डबलिंग टाइम होता है वो कितना होता है? 36 to 48 आवर्स, यानी 2 दिन के अंदर ये डबल हो जाता है। इसके बाद है चौथा, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द सरफेक्टेंट। ओके, जो सरफेक्टेंट के बारे में क्या बात, ठीक है। ओके, तो सरफेक्टेंट में जो मेन फॉस्फोलिपिड होता है वो लेसिथिन होता है, जिसको बोलते हैं फोस्फेटाइलग्लिसरॉल। ये सरफेस टेंशन को कम करता है, लंग्स के कोलैप्स को प्रिवेंट करता होता है, टाइप 2 नीमोसाइड से प्रोड्यूस होता है। इसकी प्रोडक्शन 24 to 28 डेज में स्टार्ट हो जाती है। डेफिशिएंसी हो तो RDS हो जाएगा। सरफेक्टेंट प्रोडक्शन होती है, इसको इनहिबिट करने वाला हार्मोन है इंसुलिन होता है। सही हो गया। ओके, यानी अगर RDS होता है वो इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर में देखने को मिलता होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। 45 में है कि ओके, एक मेल बेबी डिलीवर्ड हुआ 30th वीक ऑफ जेस्टेशन पर, तो इस बेबी में कौन सी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी? तो ओके, द बेस्ट ऑप्शन इज हाइपोबिलिरुबिनीमिया। ओके, इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर। ओके, सॉरी, इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर नहीं, प्री टर्म बेबी वाले में। वैसे इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर में भी होती है। प्री टर्म बेबी में RDS होगा ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सर्फेक्टेंट है, हाइपोग्लाइसीमिया होगा और हाइपोथर्मिया होगा क्योंकि उसकी बॉडी में फैट रिलेटिवली कम है और उसका हिपैटिक सिस्टम भी इमेच्योर है, तो उसकी वजह से जॉन्डस हो जाएगा। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में है कि बेबी का वेट देखो 2.3 kg होता है। ओके, नॉर्मल वेट कितना होता है? 3.5 kg होता है। ओके, उसको प्री क्लैम्शिया था और फीटस में IUGR है, तो बेबी में कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती होती है प्री क्लैम्शिया से रिलेटेड या IUGR से रिलेटेड? जो IUGR बेबीज होते हैं, ओके, उनमें आपको जॉन्डस वगैरह देखने को मिलता है। जो IUGR बेबीज होते हैं पॉलीसाइथेमिक होते हैं, एनीमिक नहीं होते। जो इंट्रा यूट्राइन हाइपोक्सिया होता है ना, इनके HB लेवल को बढ़ा देता होता है, लेकिन ये हाइपोथर्मिया और हाइपोग्लाइसीमिया से ससेप्टेबल होते हैं। ओके, सही हो गया। और कहती है कि अगर हाइपोक्सिया होगा तो हाइपोक्सिया की वजह से कॉर्टिसोल ज़्यादा होगा, सरफेक्टेंट ज़्यादा होगा, तो इनमें RDS कम होता है। न्यूनेटल जॉन्डिस इज द बेस्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि ओके, तो अल्ट्रासाउंड किया गया जिसमें पता लगा कि जो बोवेल है वो अम्बलाइकल कॉर्ड में गया हुआ है। दैट इंडिकेट्स, ओके, ये हर्निएशन को इंडिकेट करता है और ये होता है फिजियोलॉजिकल अम्बलाइकल हर्निया होता है। नॉर्मल फाइंडिंग होती है एट दिस एज। ओके, आगे 24 ओके, 24 वीक प्राइमरी ग्रेविटा नॉर्मली स्कैन किया तो इसमें ड्यूडिनल एट्रेजिया है। तो ड्यूडिनल एट्रेजिया की वजह से क्या होगा? ड्यूडिनल एट्रेजिया से एसोसिएटेड है। ओके, फीटल कैरियोटाइपिंग आपने करानी होती है। क्यों? क्योंकि ड्यूडिनल एट्रेजिया डाउन सिंड्रोम से एसोसिएटेड होता है। ड्यूडिनल एट्रेजिया में क्या होगा? पॉलीहाइड्रोमियास देखने को मिलेगा। 1 in 25,000 नहीं 2500 बर्ड्स में देखने को मिलता होता है। ओके, ये नॉर्मली लाइफ से कंपैटिबल होती है, डाउन सिंड्रोम से एसोसिएटेड होती है, दैट इज़ वाई कैरियोटाइपिंग करानी है। क्वेश्चन नंबर 49 है, सॉरी, पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व है। तो पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व के बारे में क्या बात, ठीक है। तो पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व में है कि ओके, इसको डायग्नोस करते हैं अल्ट्रासाउंड से करते होते हैं। सही हो गया। ओके, और ये जो पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व होता है ये ओलिगोहाइड्रोमिया से एसोसिएटेड है क्योंकि यूरिन की प्रोडक्शन रिलेटिवली कम होती है। अल्ट्रासाउंड से करोगे, ओके, सही है। और अल्ट्रासाउंड गाइडेड वेजिकोसेंटेसिस कर सकते होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फ्रीली क्रॉस प्लेसेंटा। तो वो IgG होती है जो कि क्रॉस करते हैं क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट रिलेटिवली कम होता है। और क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाती है फीटल हीमोग्लोबिन के बारे में क्या बात, ठीक है। फीटल हीमोग्लोबिन में HbF होता है, 2 अल्फा और 2 गैमा चेन्स आपको देखने को मिलती है। जो अडल्ट हीमोग्लोबिन है HbA, इसमें 2
अल्फा और 2 बीटा चेन है। जो HbA2 में 2 अल्फा 2 डेल्टा चेन होती है। फीटल हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा और 2 गैमा, जिसकी वजह से ज़्यादा एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए। HB कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूबॉर्न, जो न्यूबॉर्न के अंदर जो HB होता है वो 18 ग्राम होता है। हाइपोक्सिया, एरिथ्रोपोइटिन वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता है। ओके, इसके बाद 53 है कि पॉलीहाइड्रोनियाज होता है 32 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। ओके, ठीक हो गया। तो पॉलीहाइड्रोनियाज की वजह से कौन सी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी? पॉलीहाइड्रोनियाज की वजह से प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी नहीं होगी, बल्कि प्री टर्म लेबर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है। क्वेश्चन नंबर 54 में है कि 32 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पे आई है, इसकी जो फंडल हाइट है 36 है, मतलब सिम्फिजियो फंडल हाइट बढ़ गई है गिवन जेस्टेशनल एज से। पॉलीहाइड्रोनियाज है, तो कौन सा काज नहीं होता पॉलीहाइड्रोनियाज का? ओके, तो जो पॉलीहाइड्रोनियाज का काज नहीं होगा, ओके, वो होगा आपका लाइक एनल एट्रेजिया। ओके, पॉलीहाइड्रोनियाज एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से होता है या लेस एब्जॉर्प्शन की वजह से होता है। अगर कोई इंटेस्टाइन में मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है लाइक ड्यूडिनल एट्रेजिया, एसोफेजियल एट्रेजिया, तो फिर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। एनेंसेफली है तो फीटस स्वैलो नहीं कर पाएगा। डायफ्रामेटिक हर्नी है, वो ज़्यादा प्रेशर लगाएगा तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी। ओके, लेकिन जो एनल एट्रेजिया है वो पॉलीहाइड्रोनियाज नहीं कराता। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, रट्टा मार लेना। मैक्सिमम अमाउंट होता है 38 वीक्स पे होता है। ओके, सही हो गया। इसके बाद ये कम होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्ट्रासाउंड पे ओलिगोहाइड्रोनियास है। ओलिगोहाइड्रोनियास का कॉमन काज क्या होता है? ओलिगोहाइड्रोनियास फीटल रीनल एजेनेसिस की वजह से होती है। अब अगर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स क्या हो, ओके, 5th परसेंटाइल से कम हो, तो उसको बोलते हैं ओलिगोहाइड्रोनियास। मेन काज क्या होता है कि इसकी प्रोडक्शन कम है रीनल एजेनेसिस की वजह से, या कंटिन्यूस ड्रेनेज हो रहा है ड्यू टू रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 57 है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, इसका जो थर्ड ट्राइमेस्टर में कितना रेंज होता है? तो बेस्ट ऑप्शन इज 10 to 25% होता है। कितना होता है? 10 to 25% होता है। इससे 10 से कम हो जाए तो ऑलमोस्ट हम कह देते हैं कि ओलिगो, और अगर 25 से ज़्यादा हो जाए सेंटीमीटर से तो उसको बोलते हैं हम पॉलीहाइड्रोनियास। ओलिगो और पॉलीहाइड्रोनियास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैटरनल कॉज ऑफ पॉलीहाइड्रोनियास? तो फेमस कॉज क्या होता है? अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस होता है फेमस कॉज। ओके, सही हो गया। जो कोरियनजियोमा होता है प्लेसेंटल साइड का ट्यूमर होता है। बाकी सारे फीटल कॉजेज होते हैं, और मैटरनल में अनकंट्रोल्ड डायबिटीज आ जाती है। ओके, फीटल कॉजेज में देखो फीटल हाइड्रॉप्स है, एंडोमेथासिन वगैरह। अच्छा, एंडोमेथासिन से तो वो ओलिगो होता है। इसके बाद है कि पॉलीहाइड्रोनियास है, उसको एंडोमेथासिन दी है, तो फीटस में कौन सी कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा है? तो जो एंडोमेथासिन होती है प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक करती है, तो जो डक्टस है वो जल्दी बंद हो जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन इज ओके प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टरियोसिस।